तुम मुझे जादुई पीली झील के पास ले जाओ। जैसे ही उस पीली झील का पानी मेरे ऊपर पड़ेगा, तुम्हारी आंखों में सच की वो चमक आ जाएगी जो सच तुमसे छुपाया गया है। ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा क्या सच है जिसके बारे में मैं नहीं जानता? और तुम कौन हो और इस पत्थर के अंदर कैसे आ गए? ये बात मैं तुमको नहीं बता सकता। ये तभी हो सकता है जब तुम अपनी माँ का छोड़ा हुआ ये आखिरी जादुई पत्थर अपने हाथ में ले लो तो। जगरपुर नामक राज्य में सुरेंद्र और अरमान नाम के दो भाई रहा करते थे। उनके घर में उनकी एक बूढ़ी माँ रहा करती थी। एक दिन सुरेंद्र और अरमान बूढ़ी माँ कमला के पास बैठे हुए थे। माँ, आज ना एक खास दिन है। मैं और अरमान दोनों जा रहे हैं शहर। तू अपना ख्याल रखना। बेटा, मेरे पास इतना धन है, मेरे दो ही बेटे हैं, क्या करूंगी इनकी दौलत का? जब दोनों बेटे ही शहर चले जाएंगे, मेरे तो घर की रौनक ही खत्म हो जाएगी ना। सुरेंद्र ने अपनी माँ को कैसे भी करके समझा लिया और दोनों शहर की ओर चल दिए। कमला जैसे ही उनको बाहर तक छोड़ने आई तो अरमान ने कहा, माँ, तू अपने साथ साथ ना अपनी होने वाली बहू का भी ध्यान रखना। देखा माँ, देखा देखा, छोटे भाई का मन नहीं है ये गांव छोड़ने का। अच्छा, वैसे माँ एक बात बता, तूने अरमान की शादी की तैयारी कर ली है ना, ताकि हम शहर से आने के बाद अरमान और गौरी का विवाह कर सकें। अरे बेटा, अभी बड़ा बेटा बैठा हुआ है, छोटे का विवाह कैसे कर दूं? जब तक तेरा रिश्ता नहीं मिल जाता, मैं अरमान का विवाह नहीं करूंगी। क्या माँ, भाई के चक्कर में मुझे बूढ़ा करोगी क्या? हाँ, अब भाई को भूल जाओ और मेरे विवाह पर ध्यान दो। मैं गौरी से 7 साल से प्रेम करता हूँ और अब तो मैं विवाह करके ही रहूंगा, चाहे जो हो जाए। हाँ। सुरेंद्र ने एक कहर भरी नजर अपने भाई पर डाली, जैसे उसके मन में बहुत कुछ हो। पर अगले ही पल उसने खुद को शांत किया और अपनी माँ से बोला, अब ठीक है माँ, रहने दो, मेरे विवाह को छोड़ो, पहले अरमान की शादी करो, और वो जरूरी है। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं। चल अरमान। दोनों भाई आगे की तरफ चल पड़ते हैं। अभी वो कुछ देर ही चले थे कि कमला के मुंह से जोर की चीख निकली। अरमान और सुरेंद्र ने पीछे मुड़कर देखा तो कमला मुंह के बल जमीन पर पड़ी हुई थी। दोनों भाई अपनी माँ की ओर दौड़ पड़े। अरे माँ, ये क्या हो गया? अभी तो तू ठीक थी। माँ, माँ। सुरेंद्र ने कमला को सीधा किया, परंतु वो दर्द से कराह रही थी। अरे भाई, ये क्या हो गया? अचानक से माँ गिर कैसे गई? चलो चलो चलो, उठाओ, वैद्य जी के पास लेकर चलते हैं। उठाओ उठाओ उठाओ। सुरेंद्र बेटा, अरमान बेटा, मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ने मुझे पीछे से धक्का दिया और गिरा दिया। इस पर सुरेंद्र हंसते हुए बोला, अरे माँ, तू फालतू की बातें करती रहती है। हाँ नहीं तो। अरे भला तुझे कौन धक्का देगा? तू चलती फिरती रहती है इस उम्र में भी, इसीलिए पैर फिसल गया होगा और तू गिर गई। वो दोनों आगे बढ़ते तभी गौरी वहां आ गई और कमला को देखकर बोली, अरे माँ, आपको क्या हो गया है? अरे कुछ नहीं गौरी, माँ का पैर फिसल गया और ऐसा लग रहा है कि माँ को ज्यादा ही चोट लग गई है। अभी हम माँ को वैद्य जी के पास लेकर जाते हैं। वैसे तो हम लोग शहर जा रहे थे काम से, लेकिन माँ गिर गई तो अब हम लोग जा ही नहीं पाएंगे। सुरेंद्र ने अपने भाई को डांटते हुए कहा, अरे छोटे, तुझे ये किसने बोल दिया कि हम शहर नहीं जा पाएंगे? अरे गांव में गौरी है ना माँ का ख्याल रखने के लिए। गौरी, तुम वैद्य के पास जाओ, हम जाते हैं शहर, ठीक है? अरमान इस हालत में अपनी माँ को छोड़कर जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, लेकिन गौरी और सुरेंद्र की जिद के सामने उसने एक शर्त रखी।
कि हम दोनों में से एक ही शहर जाएगा, बाकी दूसरा गांव में रहकर माँ की खिदमत करेगा। और इस पर गौरी ने कहा, अरमान आप शहर जाओ और काम में ध्यान दो, सुमित जी यहीं रहकर माँ का ख्याल रखेंगे। और फिर मैं भी तो हूँ ना माँ के साथ, हम दोनों माँ का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। और कुछ ही दिनों में हमारा विवाह भी तो है, ऐसे में तुमको काम पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, उसके बाद हमारा खर्चा और बढ़ जाएगा। अरमान को गौरी की बात बहुत अच्छी लगी और उसने बिना कोई कुछ कहे माँ को सुरेंद्र और गौरी के हवाले कर दिया और शहर की ओर निकल पड़ा। पर वो नहीं जानता था कि उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल होने वाली है। अरमान के शहर की तरफ जाने के बाद सुरेंद्र और गौरी माँ को घर ले आए। माँ ने घबराकर पूछा, अरे सुरेंद्र बेटा, तुम तो मुझे वैद्य के पास ले जाने वाले थे ना, फिर तुम मुझे घर क्यों ले आए? मेरी पीठ में बहुत जोर का दर्द हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है मेरी पीठ में बहुत तेज चोट लगी है। तुम मुझे वैद्य के पास ले चलो, वो मुझे कुछ दवाई देगा, उसको खाने के बाद मैं ठीक हो जाऊंगी। सुरेंद्र और गौरी कमला की ये बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगे। तुझे क्या लगा बुढ़िया, तू खुद गिर गई? नहीं बुढ़िया, तुझे मैंने गिराया था। तुझे ऐसा क्यों लगता है कि जो इंसान गिराता है वही उठाता है? अब अगर तुझे चोट में मार सकती हूँ तो मैं वैद्य के पास कैसे ले जा सकती हूँ? गौरी के मुंह से ये सुनकर कमला की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने रोते हुए कहा, मैं तेरा विवाह अपने बेटे से करने वाली हूँ। मेरा बेटा तुझे इतना प्रेम करता है, तू इस घर की होने वाली बहू है, फिर तू मुझे कैसे गिरा सकती है? क्या मुझसे कोई गलती हुई? और अगर गलती हो भी गई तो इसका ये मतलब नहीं कि तू अपनी सास को गिराएगी। भूल मत, इस समय तू मेरे बेटे के सामने खड़ी है। अगर मेरे बेटे को गुस्सा आ गया तो वो ये विवाह ही तोड़ देगा, ये सोचे समझे बिना कि उसका बेटा, उसका छोटा भाई किस दर्द से गुजरेगा। मेरे बेटे के सब्र का इम्तिहान मत लो। कमला ने सुरेंद्र की तरफ देखा। सुरेंद्र अब पूरे दांत दिखाकर हंस रहा था। कमला परेशान हो गई। आखिर गौरी ने इतनी घटिया बात बोली है, उसके बाद भी सुरेंद्र ने अपने गुस्से पर काबू कैसे कर लिया? वो हंस क्यों रहा है? मुझे ये बात समझ में नहीं आई। माना कि मेरा बेटा दिल का बहुत अच्छा है, अपने छोटे भाई पर जान भी वार सकता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि किसी गांव की लड़की से मेरी तौहीन कराएगा। सुमित ने अपनी माँ को गहरी सोच में खोए हुए देखा तो हंसने लगा और बोला, ओ मेरी प्यारी भोली माँ, तू यही सोच रही है ना कि गौरी तेरी तौहीन कर रही है और मैं चुपचाप खड़ा हंस रहा हूँ, है ना? अच्छा चल, तुझे मैं सच बता देता हूँ। देख, सच तो ये है कि गौरी और मैं आपस में प्रेम करते हैं और हम दोनों विवाह करने वाले हैं। गौरी अरमान से नहीं, मुझसे प्रेम करती है और अब हम दोनों विवाह करेंगे, वो भी धूमधाम से। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, तुम लोग झूठ बोल रहे हो। मेरा बेटा अरमान गौरी से प्रेम करता है और गौरी भी अरमान से बहुत प्रेम करती है। पूरा गांव उनके प्रेम के बारे में जानता है। अरे माँ, वो पुरानी बातें थी जब मैं अरमान से प्रेम करती थी। अब मुझे सुमित से प्रेम हो गया है और मैं सुमित से ही विवाह करूंगी। कमला ने खा जाने वाली नजरों से गौरी को देखा और बोली, आने दो मेरे बेटे अरमान को, वही तुमसे बात करेगा। मैं तुमसे बात ही नहीं करना पसंद कर रही। जो अपने इतने पुराने प्रेम को छोड़ सकती है, वो 2 दिन के प्रेम के लिए क्या करेगी? और ये बात तुम भी अच्छे से जानती हो। मेरा बेटा अरमान मेहनती है, दिल का बहुत अच्छा है। इस घर में आज जो भी है, जितना भी धन है, जितना भी पैसा है, सब अरमान की मेहनत का है। सुमित ने आज तक कुछ करके नहीं खाया। और तो और गांव में जितनी भी लड़कियां थी, कोई भी सुमित से विवाह करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में अगर तुम अरमान को छोड़कर सुमित से विवाह करने के लिए तैयार हुई हो तो इसके पीछे कोई तो बड़ा कारण है और ये कारण मैं पता करके रहूंगी। इतना ही नहीं, अपने बेटे अरमान को भी तुम्हारा ये काला चेहरा दिखा के रहूंगी। तुम मेरे बेटे के साथ अच्छा नहीं कर रही हो, तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अच्छा, ऐसा क्या? ओहो, अरे मेरी प्यारी माँ,
अरमान को ये बात बताने के लिए तुम्हारा जिंदा रहना भी तो जरूरी है, और वो तो मैं होने दूंगा नहीं। अरमान के आने से पहले मैं तुझे ऊपर पहुंचा दूंगा। इतना कहते ही अरमान ने अपनी माँ का गला घोट दिया। कमला बुरी तरह तड़पने लगी। गौरी पास खड़ी हंस रही थी। कुछ ही देर में अरमान ने अपनी सगी माँ का गला दबाकर मार दिया। अरमान तो शहर गया है और जब तक वो वापस आएगा तब तक तो माँ का अंतिम संस्कार भी हो चुका होगा। अब इससे पहले कि अरमान तक कोई खबर पहुंचाए, हमें जल्द से जल्द माँ का अंतिम संस्कार करना होगा और गांव में ये बात फैलानी होगी कि माँ को तेज बुखार था, इसी कारण माँ की मृत्यु हो गई, ताकि किसी को हम दोनों पर शक ना हो। यदि अरमान को सच पता लग गया तो वो न जाने क्या कर देगा। आप जानते हो वो माँ से कितना प्रेम करता है, माँ के लिए कुछ भी कर सकता है। इतनी बात तो वो मुझसे मेरी नहीं करता जितनी हर समय अपनी माँ की करता रहता है। अरे गौरी, तुम उसकी चिंता मत करो। अरमान को मैंने इतनी दूर भेजा है कि उसको वापस आने में कम से कम 1 महीना तो लगेगा। तब तक हम दोनों विवाह कर चुके होंगे। हाँ, आप ठीक कह रहे हो। दोनों ने अपनी माँ का अंतिम संस्कार किया और दोनों ने जल्दी ही विवाह भी कर लिए। लोगों ने उनके बारे में बहुत बातें की, परंतु उन्हें किसी भी बात पर ध्यान नहीं दिया। कुछ ही दिन में अरमान लौट कर आया। घर आते ही उसने माँ को आवाज दी, परंतु माँ की जगह उसको घर के अंदर गौरी दिखाई दी। माँ, ओ माँ! अरे गौरी, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? और माँ कहाँ है? मैं कितनी आवाज लगा रहा हूँ, माँ मेरी आवाज सुनकर बाहर क्यों नहीं आ रही? जब भी मैं कहीं बाहर से आता हूँ मेरी आवाज सुनकर भागी हुई चली आती है, पर आज ऐसे कौन से काम में व्यस्त है कि बाहर ही नहीं आ रही। कहाँ है माँ? उसकी आवाज सुनकर सुमित भी बाहर आ गया। आ गया छोटे, आ गया अरमान। अब देखना, अरमान तेरे जाने के बाद यहाँ सब कुछ बदल गया है। तू इतनी दूर था कि तेरे पास कोई चिट्ठी या खबर नहीं पहुंचा सका। भाई, तेरे जाने के बाद माँ की तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि उनकी मृत्यु हो गई। गांव वालों ने मेरी और गौरी की जबरदस्ती शादी करा दी। अब देख, हमारे घर पर आसमान से कहर बनकर टूटा है ना। क्या कहूँ, ना माँ रही तेरे जाने के बाद, ना तेरा प्रेम रहा। मैं तेरे सामने आने से भी शर्मिंदा हूँ कि मैं क्या शक्ल दिखाऊं तुझे। तेरी होने वाली पत्नी को मुझे अपनी पत्नी बनाना पड़ा, और ये सब छोटे मैंने मजबूरी में किया, क्योंकि गांव वालों ने ऐसा हमें करने के लिए मजबूर किया। अब प्रेम हो या ना हो, हम किसी लड़की को रुसवा तो नहीं कर सकते थे ना, क्योंकि माँ ने सारे गांव के सामने वचन दिया था कि ये हमारे घर की बहू बनेगी। अपने जिंदगी में वो गौरी को ही बहू बनाएंगी। इसीलिए जब माँ की अर्थी उठने लगी ना, तो पंडित जी ने साफ साफ बोल दिया कि जो वादा इंसान अपने जीवन में कर ले, उसे निभाए बिना उस इंसान की आत्मा को शांति नहीं मिलती। और तू तो जानता है मैं अपनी माँ से कितना प्रेम करता था। अपनी माँ की आत्मा की शांति के लिए मुझे गौरी की मांग भरनी पड़ी रे छोटे, माफ करना। ये सब सुनकर अरमान के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। वो सोच भी नहीं सकता था कि उसकी माँ उसको छोड़कर जा सकती है, और वो प्रेमिका जिसके लिए उसे इतनी कड़ी मेहनत की थी, आज वो प्रेमिका किसी और की हो चुकी थी, और वो कोई और नहीं, उसका सगा भाई था। सुमित और गौरी आंखों में मगरमच्छ के आंसू लिए खड़े थे। अरमान की आंखों से आंसू गिरने लगे। माँ, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। अरमान न जाने कब तक रोता रहा। सुमित उसको कहानी पे कहानी सुनाता रहा, और अरमान इतना सच्चा था कि उसको लगा ही नहीं कि कोई उसके साथ फरेब कर रहा है। ऐसे ही 2 दिन ऐसे ही बीत गए। उसकी किस्मत में जो भी हुआ था उसने सब्र कर लिया था। जब 2 दिन बीत गए तो सुमित ने अपने भाई अरमान से कहा,
अरमान, अब तुम एक काम करो, शहर जाओ, अपना काम धाम संभालो। अब गांव में वैसे भी तुम्हारा कुछ है नहीं। जब से आए हो रोते रहते हो, रोते रहते हो। गौरी को इस घर में देखते होगे तो तुमको तुम्हारे सपने याद आते होंगे। इसीलिए मेरे प्यारे भाई, तुम ये गांव ही छोड़ दो, तुम्हारे लिए यही सबसे बेहतर रहेगा। भैया, शहर में मैंने एक नई दुकान खोलने का सोच लिया है। पिछले 5 साल में मैंने जितना भी कमाया है, सारा पैसा मैंने माँ के पास जमा किया था, इसी उम्मीद में कि जब मेरी गौरी से शादी होगी तो मैं उसके लिए एक नया घर बनाऊंगा और उसके लिए किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं होगी। अब गांव वालों ने आपका विवाह गौरी से कर दिया। अब मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं। आप माँ का संदूक खोलो और जो धन मैंने माँ के पास रखने के लिए दिया था मुझे लौटा दीजिए, ताकि मैं शहर में जाकर दुकान खोल सकूं। अब ना तो मेरे पास मेरा प्रेम बचा, न मेरी माँ। कम से कम मेरा पैसा तो मिल जाए जिसके सहारे मैं अपनी जिंदगी काट सकूं, वही दे दीजिए। अरे रे रे, तू कैसी बातें कर रहा है अरमान? तुझे पता है ना माँ कितनी ज्यादा बीमार हो गई थी। माँ की बीमारी में सारा पैसा खर्च हो गया। और मुझ पर यकीन नहीं है तो तू गौरी से पूछ ले। गौरी पर तो यकीन करता है ना। जितना भी पैसा तूने जमा किया था उसमें से एक भी फूटी कौड़ी नहीं बची रे। अब माँ जीवित होती तो तुझे सारा सच खुद ही बता देती। और तो और छोटे, ये घर भी अब जमींदार का हो गया है। वो आता ही होगा किसी भी पल हमको यहाँ से निकालने के लिए। बहुत कर्जा हो गया है रे, बहुत कर्जा। अरमान को ये सुनकर जरा भी यकीन नहीं हुआ, परंतु उसने अपने बड़े भाई से कुछ नहीं कहा। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे भाई मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। मुझे सच का पता लगाना होगा। उसने फैसला किया कि वो ये घर छोड़ देगा। उसने फैसला किया कि कल सुबह ही वो ये घर छोड़ देगा। वो जैसे ही सोया, उसको एहसास हुआ कि कोई कहीं से उसको घूर रहा है। उसने तेजी से आंखें खोली, परंतु आसपास कोई न था। बस सामने एक चमकता हुआ पत्थर रखा हुआ था। अरे, ये पत्थर तो माँ का है। इसको देखकर तो कुछ अजीब सा लग रहा है। फिर उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और सो गया। सोते हुए उसको ऐसा लग रहा था जैसे उसकी माँ कहीं से चीख रही हो। वो बेचैन होकर उठ पड़ा। हाँ, 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 इस घर की दीवारों में मेरी माँ की याद बसी है। मुझे यहाँ से अभी इसी वक्त जाना होगा। मैं यहाँ नहीं रह सकता, माँ के बिना नहीं रह सकता। हाँ, जाना होगा, मुझे जाना होगा। उसने उसी रात वो घर भी छोड़ दिया। वो जैसे ही गांव के बाहर पहुंचा, उसको एक साधु बाबा मिले। किसी की खोज में जा रहे हो पुत्र? तुम्हारे चेहरे की उदासी आंखों से बयां हो रही है। उदासी का तो नहीं पता, परंतु बाबा ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ही विचित्र घटना हुई है मेरे साथ। मतलब मुझे चारों तरफ से माँ की चीखें सुनाई देती है। हाँ, मैं मानता हूँ इस बात को कि जिस इंसान की माँ मर जाती है और वो उसके अंतिम संस्कार में नहीं आ पाता, तो ऐसा लगता है कि उस प्रिय की आवाज या मेरे माँ की आवाज हर तरफ से आ रही है। लेकिन मुझे एक बहुत ही अजीब सी बेचैनी हो रही है। लगता है मैं जैसे ही सोता हूँ ना, तो माँ की चीखें मेरे कानों में गूंजती है। मैं जानता हूँ कि ये मेरा वहम नहीं है। अगर ये बात मैं अपने भाई से पूछूं तो भाई मुझ पर गुस्सा करेंगे। आजकल न जाने भाई को भी क्या हो गया है मुझसे। हर बात पर लड़ने मरने को तैयार हो जाते हैं। और भाई के सिवा मेरा इस दुनिया में है ही कौन? कोई नहीं है। इसीलिए मैं उनसे कलेश नहीं करना चाहता। साधु महाराज, अब आप ही कोई मार्ग बताइए ना। मैंने तो सोच लिया है कि आज ही ये गांव छोड़ दूंगा, ताकि माँ की चीख मुझे इस घर में सुनाई ही ना दे। माँ के बिना मैं इस घर में नहीं रह सकता, नहीं रह सकता। साधु ने आंखें बंद की और कुछ देर ध्यान लगाया। ओ
रही हो। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तुम्हारी माँ की आत्मा बेचैन है। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं साधु महाराज? ओह, तो आप मुझे कोई मार्ग बताइए ना, जिससे मैं माँ के लिए कुछ कर पाऊं। तुम्हारे घर के अंदर एक जादुई पत्थर है। वो जादुई पत्थर तुम्हारी माँ का है। मुझे ध्यान लगाने से यही पता लग रहा है कि जैसे उस पत्थर के जरिए तुम्हारी माँ तुमसे कुछ कहने की कोशिश कर रही है। हाँ हाँ, मुझे भी आज उस पत्थर को देखकर विचित्र सवाल मेरे दिमाग में आ रहे थे। आप यही रुकिए, मैं उसको लेकर आता हूँ, रुकिए। कुछ ही देर में अरमान ने अपने घर के अंदर से जाकर वो पत्थर ले लिए और साधु के पास आ गया। साधु ने एक मंत्र पढ़ा और पत्थर के अंदर से तेज रोशनी निकली और उसमें से आवाज आई, तुम मुझे जादुई पीली झील के पास ले जाओ। जैसे ही उस पीली झील का पानी मेरे ऊपर गिरेगा, तुम्हारी आंखों में सच की वो चमक आ जाएगी जो सच तुमसे छुपाया गया है। ये क्या बात कर रहे हैं? मतलब ऐसा क्या सच है जिसके बारे में मैं नहीं जानता और तुम कह रहे हो कि इस पत्थर के अंदर वो सच छुपा है? ये कैसे हो सकता है? ये बात मैं तुमको नहीं बता सकता। ये तभी हो सकता है जब तुम अपनी माँ का छोड़ा हुआ ये आखिरी जादुई पत्थर अपने हाथ में ले लो तो। साधु ने अरमान को इशारा किया। अरमान ने वो पत्थर अपने हाथ में लिया। सुनो, यहाँ से सीधे चले जाओ। वहां तुमको जादुई पीली झील मिलेगी। उसी झील का पानी इस पत्थर पे गिरा देना, ठीक है? अरमान आगे बढ़ गया। कुछ ही देर में उसकी पीली झील मिल गई। उसने उसका पानी पत्थर पे गिरा दिया। उसके ऊपर पानी गिरते ही पत्थर के अंदर से उसकी माँ की आत्मा बाहर आ गई। हाँ, माँ तू? बेटा सुमित और गौरी ने मेरे साथ बहुत बुरा किया, तो उन लोगों से दूर चला जा। जो उन्होंने मेरे साथ किया वो तेरे साथ भी करेंगे। फिर कमला ने अरमान को सारी बातें बता दी। सारी बातें सुनने के बाद अरमान रोने लगा। बेटा तू रो मत रे। मुझे खुशी है इस बात की कि आज मैं इस पत्थर के कारण आजाद हो गई। मेरी आत्मा बेचैन थी। जैसे ही जादुई झील का पानी मेरे ऊपर गिरा, मुझे मुक्ति मिल गई। अब मुझे जाना होगा और इस पत्थर को तू हमेशा अपने पास रखना। जो तुझसे उन्होंने छीन लिया है, ये पत्थर सब तुझे वापस कर देगा। ये कोई साधारण पत्थर नहीं, एक जादुई पत्थर है। इतना कहते ही कमला गायब हो गई। उधर गौरी ने चूल्हा जलाया तो पुराल ने आग पकड़ ली और देखते ही देखते सुमित और गौरी जलकर राख हो गए। अरमान ने तो अपना बदला नहीं लिया, परंतु कुदरत ने अपना करिश्मा दिखा दिया था। अब अरमान के पास वो जादुई पत्थर था जिससे उसने शहर में जाकर खूब नाम कमा